Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic of our discussion is general pricing approaches. As in the previous lecture number 10, we have discussed the factors that we have to keep into consideration when we are setting the prices of our products, means those factors which affect our pricing decisions. जिसमें हमने डिफरेंट इंटरनल फैक्टर्स पढ़े जो कि हमारी प्राइसेस सेटिंग को इफेक्ट करते हैं. उसमें हमने डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़े जो कि हमारे प्राइस के डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग द जनरल प्राइसिंग अप्रोचेस, मींस ऑन व्हाट बेसिस द कंपनी विल सेट द प्राइसेस एंड हाउ द कंपनी विल सेट द प्राइसेस. So the objectives of this lecture would be to be able to contrast the three general approaches to setting the prices and how companies set their product prices with cost-based, buyer-based, and competition-based approach. So coming towards our discussion, these are the major considerations in setting the prices. Means your product cost. You can't set the prices below this cost. मीन्स जो आपकी कॉस्ट है उससे कम आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं रख सकते. जितनी कॉस्ट है आपने एटलीस्ट उतनी प्राइस रखनी है ताकि आपको प्रॉफिट ना भी अचीव हो तो आप एटलीस्ट अपनी कॉस्ट जो आपकी टोटल कॉस्ट है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, उसको तो एटलीस्ट आप रिकवर कर लें. मीन्स प्रॉफिट ना हो तो एटलीस्ट आपको लॉस भी ना हो. ये आपका प्राइस फ्लोर है. ठीक है, प्राइस फ्लोर है. इसके नीचे आपको कोई प्रॉफिट अचीव नहीं होगा. प्रॉफिट्स आर above this. आप अपनी कॉस्ट से ज्यादा प्राइसेस रखेंगे तभी आपको अपना प्रॉफिट अचीव होगा. कॉस्ट से आप कम रखेंगे तो आपको प्रॉफिट अचीव नहीं होगा. फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट 10 है, 10 आपकी कॉस्ट है, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस 12 रखते हैं, 15 रखते हैं, 12 से ज्यादा रखते हैं, मींस तभी आपको अपनी प्रॉफिट्स अचीव होंगे. अगर आपकी कॉस्ट 10 है, आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो आप 8 रख देते हैं, तो प्रॉफिट तो आपका होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा. लेकिन आपकी जो अपनी कॉस्ट है वो भी रिकवर नहीं हो सकेंगी, बल्कि आप लॉस में चले जाएंगे. आप 2 रुपीज लॉस में चले जाएंगे. सो ये आपकी जो कॉस्ट है ये आपका प्राइस फ्लोर है. इसके नीचे आप प्राइसेस सेट नहीं कर सकते. अगर सेट करेंगे तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही नहीं बल्कि लॉस होगा, और आप अपने जो कॉस्ट है उसको भी रिकवर नहीं कर सकेंगे. फिर जो आपके कंज्यूमर के परसेप्शंस हैं, आपकी वैल्यू, कंज्यूमर परसेप्शंस ऑफ वैल्यू, आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट को क्या वैल्यू देते हैं, अपने माइंड में आपकी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू बनी हुई है. ठीक है, आप उससे ज्यादा अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस नहीं रख सकते. अगर उससे ज्यादा आपने प्रोडक्ट की प्राइस रख भी ली तो कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने माइंड में एक वैल्यू बनाई हुई है कि इस प्रोडक्ट से हम इतने बेनिफिट्स रिसीव कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट की हम इतनी प्राइस पे कर रहे हैं, तो क्या उसके बेनिफिट्स और प्राइस इक्वल है तो वो परचेज करेंगे. अगर प्राइस बेनिफिट से ज्यादा है तो वो नहीं परचेज करेंगे, और अगर प्राइस बेनिफिट से कम है तो ऑब्वियसली दे विल परचेज, लेकिन फिर आपकी कंपनी को लॉस होगा. सो आपने प्राइसेस को, कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को वैल्यू दे रहा है उसको इक्वल रखना है. ठीक है, ये आपका प्राइस सीलिंग है. जो कंज्यूमर के परसेप्शंस हैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में वो आपका प्राइस सीलिंग है. अगर आपने उससे ज्यादा प्राइस रखी तो कस्टमर जो है अपने माइंड में कैलकुलेशंस करेगा कि इसकी प्राइस इतनी है, इसके बेनिफिट्स इतने हैं, प्राइस बहुत ज्यादा है, बेनिफिट्स इतने नहीं हैं, प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को डिमांड नहीं करेगा. सो दिस इज योर प्राइस सीलिंग. इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, फ्लो एंड सीलिंग, आपने कॉम्पिटिटर्स की प्राइसेस को भी देखना है, और जो दूसरे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, उनको भी आपने देखना है. ठीक है, नाउ व्हाट आर जनरल प्राइस अप्रोचेस. कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग अप्रोच है, बायर्स बेस्ड प्राइसिंग अप्रोच है, देन कंपटीशन बेस्ड अप्रोच है, competition based pricing approach है. Now we will discuss all three of them one by one. Number first is cost based pricing. What is cost based pricing? Cost based pricing में आप क्या करते हो, आप ले लेते हो cost plus pricing, कि इतनी हमारी cost है, इतना हमारा profit margin हो गया, तो हम इतनी प्राइस सेट कर देते हैं. ठीक है, आपने अपनी कॉस्ट को देखना है.
एडिंग अ स्टैंडर्ड मार्कअप टू कॉस्ट। एक स्टैंडर्ड मार्कअप आपने डिसाइड कर लिया, वो आप कॉस्ट के साथ एड अप कर लेते हो और आप अपनी प्राइस को सेट कर लेते हैं। इग्नोर्स डिमांड एंड कंपटीशन। आप ये नहीं देखते कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या है या नहीं। आप ये नहीं देखते कि मार्केट का कंपटीशन क्या है, मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं नहीं है, ज्यादा है कम है। आप डिमांड और कंपटीशन को नहीं देखते। आपका बेसिकली जो पर्पस है वो आपका कि ये मेरी कॉस्ट है, ठीक है, मैंने इस कॉस्ट को तो रिकवर करना ही है, साथ में मैंने इतना प्रॉफिट रखना है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आप अपनी प्राइस सेट कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट यू सेट योर प्राइसेस। It's a popular pricing technique because it simplify the pricing process. प्राइसिंग का जो प्रोसेस उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि आपको आपकी जो कॉस्ट्स हैं वो तो आपको पता होती ही हैं। उसके बाद आप उसमें जस्ट अपना एक मार्कअप ऐड कर देते हैं और अपनी प्राइस को सेट कर देते हैं। प्राइस कंपटीशन में भी मिनिमाइज, आप कॉम्पीट नहीं कर रहे किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। आप कॉम्पीट नहीं कर रहे, आपका जो मेन फोकस है वो आपकी अपनी प्राइस है, आपकी कॉस्ट है और आपके प्रॉफिट्स हैं। इट इज परसीव्ड एज अ मोर फेयर टू बोथ बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स एंड सेलर्स के लिए फेयर किस तरह है कि ये आपकी कॉस्ट है, जो सेलर है उसके लिए फेयर किस तरह है कि उसकी ये कॉस्ट है, उसने उसके ऊपर थोड़ा मार्कअप कर लिया और ये अपनी प्राइस सेट कर ली, ठीक है। और जो बायर है उसके लिए फेयर किस तरह है कि जो कॉस्ट है उसके ऊपर वो कुछ अमाउंट जो है वो सेलर को उसका प्रॉफिट दे रहा है और टोटल उसकी प्राइस ये पे कर रहा है। मींस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको पे नहीं करना पड़ता। जो कस्टमर जो सेलर की कॉस्ट है वो पे करता है, साथ उसके उसको प्रॉफिट पे करता है, तो टोटल प्राइस उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ जाती है। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है फॉर एग्जांपल आपके पास 1000, फिक्स कॉस्ट है आपके पास 1000, यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं 100, डिजायर्ड मार्कअप आपके पास इतना है। तो सेल प्राइस आप कैसे फाइनलाइज करेंगे। यूनिट कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट की 20 है, वो आपने इस तरह से फाइंड आउट कर ली यूनिट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट को आपने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर डिवाइड कर दिया कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी 1000, फिक्स कॉस्ट थी आपकी 1000, यूनिट्स आपने 100 प्रोड्यूस किए हैं, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 20, ठीक है। तो 20 के ऊपर पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ गई 20, तो 20 के ऊपर आप कहते हैं कि मैंने $10 जो है अपना मार्कअप रख दिया, तो 20 आपकी यूनिट कॉस्ट आ गई। 20 यूनिट कॉस्ट के ऊपर आपने 10 आपने अपना मार्कअप रख दिया, तो आपकी सेल प्राइस जो होगी वो 30 हो गई, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू योर सेल प्राइस। या फिर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि आपने जो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा था वो 50 रखा था, कि कितने रुपीस बनता है 50%। तो 50% को आप सिंपली यूनिट कॉस्ट को आप अपने डिजायर्ड मार्कअप के साथ मल्टीप्लाई कर देते। डिजायर्ड मार्कअप है आपका 50, तो 50 को आप 100 पे डिवाइड करके, यूनिट कॉस्ट है आपकी 20, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास $10 आ जाएगा। मीन्स $10 जो है वो आपका मार्कअप है। आप अपने मार्कअप को कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि मेरी कॉस्ट इतनी है, तो मेरा 50% मैंने मार्कअप लेना है, तो 50% जो मार्कअप है वो आपका ₹10 बन जाएगा। तो फिर ₹10 आप अपनी सेल प्राइस जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ऐड करके आप अपना सेल प्राइस को फाइनलाइज कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में एक आपकी आ जाती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये जो हमने डिस्कस किया, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आ जाती है। फिर दूसरी जो आ जाती है वो आपकी आ जाती है ब्रेक इवन एनालिसिस या फिर टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग, कि कितने वॉल्यूम्स हमने सेल करने हैं और कितनी प्राइस पे हमने सेल करने हैं कि हमारा ब्रेक इवन हमें अचीव हो जाए। और ब्रेक इवन क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मींस प्रॉफिट तो हमें नहीं हो लेकिन हमें एटलीस्ट लॉस भी ना हो, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की है हमें एटलीस्ट वो कॉस्ट रिकवर हो जाए। प्रॉफिट भी ना हो लॉस भी ना हो, हमें अपने कॉस्ट रिकवर हो जाए, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग की जो सेकंड टेक्निक है उसमें हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि हमें अपनी प्राइस क्या रखनी चाहिए, कितनी प्राइस पे हमें कितना वॉल्यूम सोल्ड आउट करना चाहिए कि हम अपने ब्रेक इवन एनालिसिस को अचीव कर लें। फिर हमें अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को क्या रखना चाहिए
और हमें अपनी सेल को कितनी रखनी चाहिए कि हम अपना टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर लें। ठीक है? Firms tries to determine the price at which it will break even or make the target profit. हमने वो प्राइस को फाइंड आउट करना है, उस प्राइस को हमने कैलकुलेट करना है जिस पे हमें अपना ब्रेक इवन अचीव हो जाए, और हमने वो प्राइस कैलकुलेट करनी है जिस पे हमें अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। तो इस तरह से हम लोग अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं। ब्रेक इवन क्या है? अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट अ कंपनी नीड्स टू सेल इन ऑर्डर टू रिकवर ऑल कॉस्ट। प्रॉफिट हमें ना हो लेकिन हमें लॉस भी ना हो, और हम अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है एटलीस्ट उसको रिकवर कर लें। ब्रेक इवन चार्ज शो टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यूज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूनिट वॉल्यूम। ये हम आगे ग्राफ में पढ़ेंगे। द इंटरसेक्शन, ठीक है, कंपनीज विशिंग टू मेक अ प्रॉफिट मस्ट एक्सीड द ब्रेक इवन यूनिट वॉल्यूम। अच्छा जी। ये हमारी प्राइसेस हैं यूनिट्स, 1000 यूनिट्स ऑफ डॉलर्स में। इसमें हम अपनी कॉस्ट भी हमारी हैं और हमारी प्राइसेस भी हैं। ये हमारी सेल्स वॉल्यूम है एक्स एक्सिस पे, ये हमारी फिक्स कॉस्ट है 200, ये तो डॉलर्स में है। जस्ट टू सिंप्लीफाई हमने यहाँ पे सिर्फ 200 लिखा है। 200 हमारी फिक्स कॉस्ट है, मीन्स प्रोडक्शन हमारी होती है, प्रोडक्शन हमारी नहीं होती, ये फिक्स कॉस्ट हमने पे करना है। इसमें हमारी बिल्डिंग का रेंट आ जाता है, इसमें हमारी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज आ जाती हैं, इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स एटसेट्रा आ जाते हैं। चाहे प्रोडक्शन ज़ीरो है, चाहे प्रोडक्शन हो रही है, नहीं हो रही, ये हमने पे करना है। 200 हमारी फिक्स कॉस्ट है, ये हमने हर मंथ पे करना है। ठीक है? फिर ये जो ग्रीन है, ये हमारा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 200 से स्टार्ट हो रहा है। टोटल कॉस्ट हमारा क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है? तो हमने टोटल कॉस्ट यहाँ से हमने स्टार्ट किया, मीन्स फिक्स कॉस्ट को ऐड करके वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट जो हमारी $200 थी उसको हमने वेरिएबल कॉस्ट में ऐड करके हमने अपनी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर दिया। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 200 से स्टार्ट होगी क्योंकि 200 हमारी फिक्स कॉस्ट है। फिर ये जो ब्लू से शो हो रहा है ये हमारे रेवेन्यूज है। रेवेन्यूज आपके जीरो से स्टार्ट होंगे क्योंकि जब हमारी सेल जीरो होंगी तो रेवेन्यूज जीरो होंगे। जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ती जाएंगी, 0 से 10 पे आ जाएंगी, तो हमारे रेवेन्यूज भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। फिर जहाँ पे हमारी सेल्स 40 हो जाएंगी, $40,000 हो जाएंगी, वहां पे हमारी रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो जाएंगे, रेवेन्यूज जाके 1000 पे चले जाएंगे। सो हमने ऐसी प्राइस सिलेक्ट करनी है जिस पे हम अपनी ब्रेक इवन को अचीव कर लें, और फिर हमने ऐसी प्राइस सेलेक्ट करनी है जिस पे हम अपना टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर लेंगे। टारगेट प्रॉफिट हमारा क्या है कि सपोज कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 है। 1000 फॉर एग्जांपल कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख है। 10 लाख कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, तो कंपनी चाहती है कि 10 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट तो हम लोग रिसीव कर लें, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख हम लोग रिकवर कर लें, उसके बाद हमने 2 लाख प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो ये जो 2 लाख प्रॉफिट है, ये 2 लाख प्रॉफिट ये कंपनी अचीव करना चाहती है। तो हम ऐसी क्या प्राइस रखें, ऐसी क्या प्राइस रखें कि हम अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लें। ठीक है? तो पहले आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को से 20 रख के देखते हैं। आपकी जो यूनिट कॉस्ट है से वो आपकी यूनिट कॉस्ट 20 है। आप पहले 20 प्राइस रख के देखते हैं कि अगर हम लोग प्राइस 20 रखेंगे तो हम हमारा ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। ब्रेक इवन आपका 20,000 पे अचीव हो जाएगा। ठीक है? अगर आप प्राइस 20 रखते हैं और 20,000 यूनिट सोल्ड करते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। मींस आपकी जो कॉस्ट्स हैं, जो टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वो आपकी 20,000 यूनिट्स पे आपको अचीव हो जाएगी। आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएंगी अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $20 रखते हैं। अच्छा जी, ब्रेक इवन पॉइंट हमने अचीव कर लिया। अब कंपनी चाहती है कि हम अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव करें। $20 पे हमने अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया। अब अगर हम लोग $20 से प्राइस कम करते हैं, ठीक है,
$20 से प्राइस कम करते हैं, तो हम अपना ब्रेक इवन तो हम जल्दी अचीव कर लेंगे। पहले हमें 20,000 सेल्स करनी पड़ती थी, अब हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ कर दी है, से हमने 25 कर दी है। $25 हमने अपने यूनिट की प्राइस कर दी है, तो ब्रेक इवन तो हम लोग जल्दी अचीव कर लेंगे। पहले हम लोग 20,000 सेल करते थे, अब हम 10,000 सेल करेंगे, तो हम अपना ब्रेक इवन जो है वो रिसीव कर लेंगे। लेकिन क्या इस 25 यूनिट कॉस्ट पे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी? नहीं, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। और अगर 20 से आप कम करते हैं, से 15 करते हैं, यूनिट प्राइस आप अब अगर 20 से 15 कर देते हैं, तो पहले आपको 20,000 यूनिट सेल करने थे अपनी ब्रेक इवन के लिए, अब आपने अपनी प्राइस कम कर दी है, तो अब आपको ज़्यादा यूनिट सेल आउट करने पड़ेंगे। ज़्यादा यूनिट सेल आउट करने पड़ेंगे अपनी प्रोडक्ट की ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के लिए। प्राइस आपने कम कर दी है, तो आपको ज़्यादा यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे। अब कंपनी ने वो प्राइस फाइंड आउट करनी है जिस पे वो अपने टारगेट प्रॉफिट को अचीव करे। तो 50 अगर आप प्राइस कम कर देते हैं तो आपकी जो है सेल्स आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अगर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। सो आपने अपनी प्राइस को अगर 18 पे रखा, से ये सारी असम्पशंस हैं, ठीक है? एज्यूम करें कि आपने अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को 18 पे रखा, तो 18 पे आप अपने टारगेट प्रॉफिट को $20,000 को अचीव कर सकती हैं। सो ये ब्रेक इवन एनालिसिस एंड टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग की टेक्निक जो है ये यूज होती है कि किस प्राइस पे आप अपना ब्रेक इवन एनालिसिस को अचीव कर लेते हैं और फिर क्या ऐसी प्राइस आप रखें जिस पे आप अपने टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर लें। वो प्राइस आपको पता चल जाए कि इस प्रॉफिट पे हम अपने टारगेट प्रॉफिट को अचीव कर लेते हैं, तो उसी को आप एज अ प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? Then number second is buyers based approach, means value based pricing. इसमें it's totally different, totally opposite of cost based pricing. Cost based pricing में आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को देखते हैं कि कॉस्ट इतना है, तो हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस ये रख लेते हैं ताकि हमें कुछ प्रॉफिट अचीव हो जाए। बायर्स बेस में आपने देखना है कि आप कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू क्या है? बेनिफिट माइनस कॉस्ट। बेनिफिट क्या रिसीव कर रहा है कस्टमर आपके प्रोडक्ट से, उसी के अकॉर्डिंगली आपने प्राइस सेट करनी है। अगर कस्टमर ज़्यादा हाई वैल्यू अचीव कर रहा है आपके प्रोडक्ट से, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को ज़्यादा इन हाई रखोगे। अगर कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को इतना वैल्यू नहीं दे रहा, मीन्स वो इतनी बेनिफिट्स नहीं रिसीव कर ले आपके प्रोडक्ट से, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखोगे। यूजेस बायर्स परसेप्शंस ऑफ वैल्यू रादर देन सेलर्स कॉस्ट। आप सेलर्स की अपनी कॉस्ट को नहीं देखते, बल्कि बायर के परसेप्शन को देखते हैं कि बायर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, क्या थिंकिंग रखता है, क्या वैल्यू देता है आपके प्रोडक्ट को। इट ऑफर्स द राइट कम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विस टू जस्टिफाई द प्राइसेस। आप अच्छी क्वालिटी देते हो, आप अच्छी सर्विसेज देते हो कस्टमर को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेंटिंग की आप एग्जांपल ले लें। पेंटिंग की जो प्राइसेस होती हैं डॉलर्स में, लैक्स में उसकी प्राइसेस होती हैं, तो क्या उसकी कॉस्ट इतनी होती है? नहीं, उसकी कॉस्ट इतनी नहीं होती, लेकिन उन्होंने प्राइसेस उसकी बहुत हाई रखी होती हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर उसको वैल्यू दे रहा होता है, कस्टमर उससे बेनिफिट रिसीव कर रहा होता है। बेनिफिट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक प्रोडक्ट बेनिफिट होता है कि आप उस प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल पेन है, आप उससे राइटिंग करते हो, ये आपका बेनिफिट है। बुक है, आप उसको रीड करते हो, ये उसका बेनिफिट है। एसी है, आप उससे कूलिंग ले रहे हैं, ये उसका प्रोडक्ट बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल हीटर्स हैं, ब्लोअर्स हैं, आप उससे हीट लेते हैं, ये उसका प्रोडक्ट बेनिफिट है। एक होता है इमेज बेनिफिट, आप उस प्रोडक्ट से क्या इमेज बेनिफिट क्या रिसीव कर रहे हैं आप लोग। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आईफोन की एग्जाम्पल ले लें, एप्पल कंपनी की एग्जाम्पल ले लें। आईफोन, उसका प्रोडक्ट बेनिफिट सेम है जैसे कि डिफरेंट मोबाइल फोन का होता है, कॉल्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, लेकिन उसका
इमेज बेनिफिट आपको क्या है, स्टेटस के साथ आप उसको लिंक कर देते हो, तो फिर उसके लिए आप उसको बहुत हाईएस्ट प्राइसेस पे आप उसकी पे करने के लिए रेडी हो जाते हो। एप्पल कंपनी की एग्जांपल ले लें, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की एग्जांपल ले लें, लाइक हार्डीज़ की, चाय खाना की, हार्डीज़ के जो सिंपल बर्गर्स है, एग्नेस बर्गर है, 1200 उसकी प्राइस है, तो क्या उसकी कॉस्ट 1200 है? नहीं, 1200 उसकी कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ऑब्वियसली उसकी कम होगी, लेकिन कस्टमर उसको वैल्यू दे रहा है, उससे एक बेनिफिट जो कस्टमर ने अपनी माइंड में परसेप्शन बनाया हुआ है, तो कस्टमर उस बर्गर के लिए 1200 पे करेगा। ठीक है? आपने अपने प्रोडक्ट का एक इमेज कस्टमर के माइंड्स में ऐसा बनाया हुआ है कि कस्टमर उसके लिए हाई प्राइसेस देने के लिए भी एग्री हो जाते हैं। चाय का खाना में सिंपल कप ऑफ टी प्राइस है 600, क्या उसकी कॉस्ट 600 है? नहीं, उसकी कॉस्ट 600 नहीं है। लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग ऐसी की हुई है कस्टमर के माइंड्स में कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाता है। सिंपल पेंटिंग्स की एग्जांपल है कि बहुत हाई प्राइसेस होती हैं, लेकिन स्टिल कस्टमर जो है वो परचेज करते हैं, क्योंकि वैल्यू आपने अपने प्रोडक्ट की बनाई हुई है कस्टमर के माइंड्स में, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हैं। अगर तो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर के माइंड में बनी हुई है, हाई वैल्यू वो दे रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को हाई सेट करेंगे। मेजरिंग परसीव्ड वैल्यू जो है समटाइम्स डिफिकल्ट हो जाता है कि आप की प्रोडक्ट को कस्टमर क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है? तो अगर तो आप वैल्यू वो आपकी प्रोडक्ट को बहुत हाई दे रहा है और आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी प्रोडक्ट को बहुत लो वैल्यू दे रहा है और आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को बहुत हाई सेट कर देते हैं, तो कस्टमर कहता है कि मैं इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, इसकी प्राइस बहुत हाई है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा। सो योर कंपनी विल बी इन लॉस। और अगर आप कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को बहुत हाई वैल्यू दे रहा है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम सेट कर देते हैं, ठीक है? तो कस्टमर तो आपकी प्रोडक्ट को लेगा। ऑब्वियसली दे आर वैल्यूइंग योर प्रोडक्ट इन देयर माइंड्स, इन देयर परसेप्शंस, उन्होंने आपकी प्रोडक्ट को वैल्यू दी हुई है, वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्राइस सेट नहीं की, आपने प्राइस बहुत कम सेट की हुई है, तो स्टिल यू आर इन लॉस। बिकॉज़ यू कैन गेन हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। आप उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हाई प्राइस चार्ज करके हाई प्रॉफिट गेन कर सकते थे, लेकिन आपने लो प्राइस चार्ज की है, सो यू आर इन लॉस। देन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में आ जाती है। वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज मीन्स आप यू ऑफर जस्ट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विस एट अ फेयर प्राइस। ठीक है? आप अपने प्रोडक्ट को वैल्यू करते हैं कस्टमर के माइंड्स में। किस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ लेस एक्सपेंसिव वर्जन्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैज बिकम कॉमन। आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर के माइंड्स में कैसे बनाते हैं? लेस एक्सपेंसिव वर्जन्स आप लोग अवेलेबल करते हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स ऑफर वैल्यू मेन्यूज। वैल्यू मेन्यूज देता है कि जी 295 में अगर आप लोग परचेज करेंगे तो एक बर्गर होगा, साथ में एक ड्रिंक होगी, साथ में फ्राइज होंगे, ये होगा। वैल्यू, अपने प्रोडक्ट को वैल्यू दे रहे हैं। लेस एक्सपेंसिव वर्जन्स चिल्ड्रन के लिए वो लोग कहते हैं कि जी आप लोग परचेज करें तो ये नगेट्स हैं, साथ में फ्राइज हैं, साथ में एक टॉय भी दे देते हैं। अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी प्राइसेस को सेट करता है। ठीक है? लेस एक्सपेंसिव वर्जन्स को इंट्रोड्यूस कराता है और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को सेट करते हैं। देन वैल्यू एडेड मार्केटिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई है, ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम नहीं करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट में ऐसे वैल्यूज ऐड करेंगे कि कस्टमर को जस्टिफाई करेंगे कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस तो हाई है, बट माई प्रोडक्ट इज वर्थ ऑफ हाई प्राइस। कंपनीज अडॉप्ट वैल्यू एडेड स्ट्रेटजीज टू एस्केप फ्रॉम प्राइस कंपटीशन। प्राइस मेरे प्रोडक्ट की हाई है, मैं उसको कम नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ऐसी वैल्यूज ऐड कर दूंगा, ठीक है, टू जस्टिफाई हाई प्राइसेस। Rather than cutting prices to meet competition, they attach value added services to differentiate their offers and supporting high margins. मैं ऐसी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दूंगा which they cannot find anywhere else, और फिर
मेरी सर्विसेज की बेस पे कस्टमर्स मेरी प्रोडक्ट की हाई प्राइसेस को भी पे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप्स की एग्जांपल ले लें, उसमें आप फ्री टेक्निकल सपोर्ट ऑन न्यू लैपटॉप्स या फ्री रिपेयर आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, आफ्टर सेव सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें। अपने प्रोडक्ट की हाई प्राइसेस को जस्टिफाई करने के लिए आप वैल्यूज ऐड कर देते हैं, डिफरेंट सर्विसेज ऐड कर देते हैं, ताकि कस्टमर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट के लिए इवन हाई प्राइसेस भी पे करें। अपने कस्टमर्स की माइंड में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट कर देते हैं टू जस्टिफाई योर हाई प्राइसेस। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, आप सबसे पहले इट्स टोटली ऑपोजिट ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसमें आप कस्टमर की परसीव्ड वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। फिर प्राइस रेंज को आप डिसाइड करते हैं। पहले कस्टमर की वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट करते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को वैल्यू क्या दे रहा है। फिर आप एक प्राइस रेंज को डिसाइड करते हैं। फिर आप चेक आउट करते हैं कि हाउ कस्टमर्स वैल्यू योर प्रोडक्ट, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को वैल्यू क्या दे रहा है। फिर आप एक फाइनल प्राइस को डिसाइड करते हैं। डिसाइड प्राइस फॉर डिफरेंशिएटेड फीचर ऑफ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की फीचरिंग डिफरेंशिएशन कस्टमर से अपने कॉम्पिटिटर से अलग आप उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर एक डिफरेंट प्राइस को चार्ज कर देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग वर्सेस वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, आप एक अच्छा सा प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, देन यू डिटरमिन योर प्रोडक्ट कॉस्ट, कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट ये है। देन आप उस कॉस्ट के ऊपर एक प्रॉफिट मार्जिन सेट कर देते हैं, ठीक है, कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी थी, उसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर दिया और अपनी सेलिंग प्राइस को आपने डिसाइड कर दिया। फिर उसके बाद आप जो है बायर्स को कन्विंस करते हैं कि जी ये मेरे प्रोडक्ट है, ये इसकी प्राइस है, आप लोग इसको परचेज करें। थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू प्रमोशनल कैंपेन्स, थ्रू पर्सनल सेलिंग, थ्रू सेल्स प्रमोशन आप लोग फिर कस्टमर्स को कन्विंस करते हैं। लेकिन इन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, आप असेस करते हैं कस्टमर की नीड्स एंड परसेप्शंस। पहले आप कस्टमर की नीड्स और परसेप्शंस को बेस करते हैं, जैसे कि मैंने मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल दी। उन्होंने हैप्पी मील ऑफर इंट्रोड्यूस करवाई कि कस्टमर क्या चाह रहा है। कस्टमर चाहता है कि प्राइस मेरी थोड़ी सी नॉर्मल हो, लेकिन उसमें मुझे सर्विसेज ज्यादा मिले। तो वो कस्टमर की पहले नीड्स एंड वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है, देन सेट टारगेट प्राइस। पहले उन्होंने कस्टमर की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, फिर उन्होंने एक टारगेट प्राइस को सेट किया कि ये हमारी टारगेट प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स ने किया कि 295 हमारी टारगेट प्राइस होगी। देन डिटरमिन कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड, फिर उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी कॉस्ट को सेट किया कि इसमें एक बर्गर होगा, उसके साथ फ्राइज होंगी, चीज हो सकता है ये नहीं हो सकता, इस प्राइस में हम लोग उनको चीज ऑफर कर सकते हैं, ये नहीं ऑफर कर सकते। अगर चीज ऐड किया तो हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, चलो चीज को हमने माइनस कर दिया। सो इस तरह से उन्होंने पहले प्राइस सेट कर देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो लोग कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं, ताकि उस प्राइस में हमें कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन भी हमें अटेन हो जाए। फिर डिजाइन प्रोडक्ट टू डिलीवर डिजाइड वैल्यू टारगेट प्राइस, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो लोग प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। नाउ नंबर थर्ड, फर्स्ट था कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, नंबर सेकंड था वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, नंबर थर्ड है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग अप्रोच। मींस कॉम्पिटिटर की क्या प्राइस है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्राइसेस को सेट करेंगे। कंज्यूमर विल बेस देयर जजमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट्स वैल्यू ऑन द प्राइसेस दैट competitors चार्ज फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटर उनकी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस को सेट करना है। पेप्सी और कोका कोला की एग्जांपल दे दें, ले लें। जो पेप्सी चार्ज करती है, कोका कोला भी उसी तरह से चार्ज करती है। जो लीटर वाली बॉटल है उसको जो पेप्सी चार्ज करती है वही कोका कोला, स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं। फिर जो 1.5 लीटर की बॉटल है उसको जो पेप्सी करता है वही कोका कोला भी करता है। फिर 2 लीटर की बॉटल है उसको जो पेप्सी करता है वही कोका कोला भी करता है। सो प्राइसेस जो है आप उससे बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, उससे बहुत कम भी नहीं कर सकते। कंपैरेटर को देख के आपने अपनी प्राइस को सेट करना है। देन इसमें आ जाता है गोइंग रेट प्राइसिंग। एक गोइंग रेट प्राइसिंग, देन सील्ड बिड प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या है, इन विच अ फर्म bases its price largely on competitors price।
with less attention to its own cost and demand. हमारी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आ रही है, क्या हमारी डिमांड आ रही है, हमने वो नहीं देखना, हमने अपनी कॉम्पिटिटर की प्राइसेस को देखना है। इन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल स्टील है, पेपर है, फर्टिलाइजर्स है, सेम प्राइसेस हैं क्योंकि यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएशन नहीं है। तो जो मार्केट में ऑनगोइंग प्राइस है, हमने उसी को पे अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करना है। जो मार्केट लीडर्स हैं वो एक प्राइस को सेट कर लेते हैं, फिर स्मॉलर फर्म्स जो हैं वो उसी लीडर्स की प्राइसेस को अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूफोन की, जोंग की, टेलीनॉर की एग्जाम्पल दे दें। यूफोन के जो रेट्स होते हैं, जोंग फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने प्राइसेस को सेट करता है, फिर टेलीनॉर भी। सो सब आपस में एक दूसरे को देख कर जो है अपनी प्राइसेस को सेट करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस ऑफर की है, कॉम्पिटिटर ने क्या सर्विसेज ऑफर की हैं, कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस सेट की है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्राइस लेवल को सेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड गोइंग रेट प्राइस। मार्केट में क्या प्राइस रेट चल रहा है, क्या ऑनगोइंग प्राइस रेट चल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं। देन सेकंड इसमें आ जाता है सील्ड बिड प्राइसिंग। सील्ड बिड प्राइसिंग क्या हो जाती है? फर्म्स बेसिस इट्स प्राइसेस ऑन हाउ इट थिंक कंपैटिटर विल प्राइस रादर देन इट्स ओन कॉस्ट्स और ऑन डिमांड। सील्ड बिड प्राइसिंग में फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई टेंडर इंट्रोड्यूस किया है, तो आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अचीव कर ले। डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लूँ, दूसरी कंपनी चाहती है वो ये कॉन्ट्रैक्ट ले, तीसरी कंपनी चाहती है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट ले। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा जो सबसे कम कॉस्ट लगाएगा। अगर मेरी कंपनी ने सबसे कम प्राइस लगाई है कि जी मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इस प्राइस पे करके दूंगा, मेरी कंपनी ने कम प्राइस लगाई है, तो ऑब्वियसली वो टेंडर जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरी कंपनी को मिलेगा। ठीक है, आपने अपनी कॉस्ट को नहीं देखना, आपने अपनी डिमांड को नहीं देखना, आपने कॉम्पिटिटर को देखना है कि कॉम्पिटिटर क्या प्राइस लगाएगा। ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर चाहेगा कि वो कम प्राइस लगाए, सो आपने उसके अकॉर्डिंगली लेस प्राइस लगानी है। सील्ड बिड प्राइसिंग में ये ऐसे होता है। प्राइसिंग जो है वो अननोन होती है, किसी को नहीं पता होता कि मैं क्या प्राइस लगाऊंगी, दूसरा क्या प्राइस लगाएगा। इसमें सिंपल, फर्म वांट्स टू विन अ कॉन्ट्रैक्ट and winning contract requires less pricing than the other firms without harming its position. Less pricing आपने करनी है, लेकिन इतनी भी less नहीं करनी कि आप खुद लॉस में चले जाओ या आप अपनी पोजीशन को ही हार्म कर दो। आपने कॉन्ट्रैक्ट को विन करना है तो आपने कम प्राइस लगानी है विदाउट हार्मिंग योर पोजीशन। द हायर द कंपनी सेट्स इट्स प्राइस above its cost, the lower its chance of getting the contract. ठीक है, आपने अपनी कॉस्ट को देखना है कि मेरी कॉस्ट इतनी है, तो उसके ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन लगा के अपनी प्राइस को सेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको चांस बहुत कम है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अचीव कर लें। सो आपने अपनी कॉस्ट को देख के कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के आपने अपनी प्राइस को सेट कर देना है टू विन द टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। That was all about the different approaches of setting the prices. So that was all about the today's discussion. If you have any query or any question, you can ask me through email, through queries in LMS. Thank you for your attention.